हेलो, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। मौखिक अभिव्यक्ति के पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है? मौखिक अभिव्यक्ति के पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। इसे ये भी कह सकते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किन युक्तियों को अपनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन डीएलएड 2019 में आ चुका है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण की विभिन्न आयाम या पहलू, है ना। तो क्या होता है? सफल वार्तालाप यानी कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। पहले ने अपने मुंह से कुछ कहा और दूसरे ने सुना, फिर दूसरे ने भी सुना और कहा। ठीक है। तो सफल वार्तालाप बालकों के लेखन पर भी बड़ा प्रभाव डालता है, यानी कि जो बोलने का तरीका है, बातचीत करने का ढंग है, वो लेखन पर भी प्रभाव डालता है। यह आवश्यक नहीं कि कुशल वक्ता अच्छे लेखक हो। ये ज़रूरी तो नहीं होता कि जो अच्छा बोल लेता है वो अच्छा लिखे भी सही, और अच्छे लेखक कुशल वक्ता हो। फिर भी यह निश्चित है कि जो बालक शब्दों का उच्चारण सही सही नहीं कर सकते, वे उन शब्दों को सही सही ढंग से लिख भी नहीं पाते हैं। यही कारण है कि जिन शिक्षकों का शब्दोच्चारण ठीक नहीं है, उनके द्वारा शिक्षित बालक भी प्राय उन्हीं शब्दों की अशुद्धियाँ करते हैं जिन्हें उन्होंने गलत ढंग से सीखा है ना। क्या करते हैं, जो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं उसके बाद भी क्या करते हैं कि कुछ गलतियाँ, अशुद्धियाँ हम अक्सर कर बैठते हैं, क्योंकि जिन शिक्षकों का शब्दोच्चारण ठीक नहीं है, जो शिक्षक पढ़ाने वाला है, यदि उसका उच्चारण सही नहीं है शब्दों का, तो बालक भी वही अशुद्धियाँ करते हैं जिन्हें उन्होंने गलत ढंग से सीखा है। तो मतलब डिपेंड करता है शिक्षक पर कि शिक्षक किस तरह का उच्चारण बालकों से करवाना चाहता है। यदि शिक्षक शुद्ध उच्चारण करेगा तो बालक शुद्ध उच्चारण करेंगे, यदि शिक्षक का उच्चारण गलत होगा तो बालक भी गलत उच्चारण ही करेंगे। शिक्षक की त्रुटियों का बालक पर सीधा प्रभाव पड़ता है, अतः भाषा शिक्षक को भाषा संबंधी त्रुटियों से बचने के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे आयोजन किए जाएं जिनमें बालक को अधिक से अधिक बोलने का अवसर मिले, ताकि उनकी अशुद्धियों को समझा और समझाया जा सके। इसके लिए निम्नलिखित युक्तियों को अपनाया जा सकता है। जैसे सबसे पहले है कि चित्रों का प्रयोग करना, है ना। चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट देखा जा सकता है कि सभी बालक बचपन से ही आकर्षक चित्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब बालक क्या होता है, जब उसे अक्षर ज्ञान नहीं होता या उसे जब पढ़ाई की ओर अग्रसर किया जाता है, तो तरह तरह के चित्रों के माध्यम से उसे समझाया जाता है और बालक का ध्यान चित्रों पर ही सबसे पहले जाता है। बालकों को ये मनोवृत्ति उन्हें अधिक से अधिक बुलवाने का अवसर प्रदान करने में बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। इस युक्ति में बालकों को विभिन्न चित्र दिखाकर उन चित्रों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। बालक को चित्र दिखाया आम का और फिर बालक से पूछो ये क्या है, तो बालक कहेगा ये आम है ना। तो मतलब चित्र दिखाकर उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा बालकों द्वारा दिए गए सभी उत्तरों के आधार पर कहानी का विकास किया जाता है। उदाहरणार्थ, चालाक लोमड़ी और उसके द्वारा सारस को निमंत्रण दिए जाने की कहानी का विकास निम्नलिखित चित्रों द्वारा किया जा सकता है। चित्र होंगे सारस और लोमड़ी की मित्रता दिखाते हुए दोनों का चित्र, है ना। यदि लोमड़ी की कहानी बतानी है तो क्या होगा, सारस और लोमड़ी की मित्रता दिखाते हुए उनका एक चित्र बताएंगे कि ये दोनों की अच्छी मित्रता है। फिर एक चौड़े बर्तन में रखा हुआ द्रव पदार्थ बताएंगे, उसे पीती हुई लोमड़ी तथा चोंच मारता हुआ सारस का चित्र बताएंगे। ठीक है। सुराही में चोट डुबोकर द्रव पदार्थ पीते हुए सारस तथा सुराही पर आगे के दो पैर रखकर सुराही में रखे हुए द्रव को पीने का प्रयत्न करती हुई लोमड़ी का चित्र, जिससे पता चलेगा कि इन दोनों में मित्रता है। कहानी कथन। कहानी कहना अति प्राचीन परंपरा है। कहानी सभी उम्र के व्यक्तियों को अत्यधिक रुचिकर लगती है। अवस्था के अनुसार बचपन में अर्थात प्राथमिक स्तर पर परियों और दूतों की कहानियाँ, युवा अवस्था में अर्थात माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा महाविद्यालय स्तर पर रोमांटिक और साहसी वीरों की कहानियाँ तथा वृद्धावस्था में सामाजिक, धार्मिक, नैतिकता से पूर्ण शिक्षाप्रद कहानियाँ अधिक रुचि से पढ़ी जाती है। कहानी द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति में कहानी की अनुकूलता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। समय तथा परिस्थितियों के अनुकूल कहानी कहना, कहलवाना, सुनना और सुनाना अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है।
कहानी द्वारा मौखिक आत्म प्रकाश निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, शिक्षक कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे और बालकों द्वारा उनके सही उत्तरों के आधार पर कहानी का विकास किया जाए। शिक्षक बालकों को कोई कहानी सुनाए, पुनः बालकों को उसी कहानी या उसके किसी अंश को दोहराने के लिए कहा जाए। तीसरा है, शिक्षक कहानी की रूपरेखा को बालकों के सामने प्रस्तुत कर दे और बालक स्वयं कहानी का विकास करे। चौथी बात है कि शिक्षक कहानी कहता जाए और कहानी के घटनागत मोड़ों पर आगे की घटना से संबंधित प्रश्न पूछकर कहानी का विकास करे। तो ये 4 बातें इसमें डिपेंड करती है। आगे है कि संगीत द्वारा गीत गाना या गुनगुनाना ऐसी प्रक्रिया है जो बाल, युवा और वृद्ध सभी को अच्छी लगती है ना। सभी गाते हैं गीत। किसी का गाना अन्य व्यक्ति को भले ही कर्णकटु लगे, लेकिन गाने वाला स्वयं अपने गाने का आनंद लेकर अपने भावों को व्यक्त करके एक हल्के से क्षणिक सुख का अनुभव अवश्य करता है ना। किसी का गाना चाहे उसकी आवाज़ ही खराब हो, पर वो तो गा रहा है उसकी मस्ती में, ठीक है ना, तो उसे तो गाने का आनंद आ रहा है ना, ठीक है। बालकों को उनकी रुचियों के अनुसार गीत सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बालकों को जैसी रुचि हो बालक के अनुसार, वैसे इसमें जैसे देशभक्ति की भावना है तो देशभक्ति के गीत गाएं, है ना। हमारे सांस्कृतिक भावना हो, संस्कार हो तो हमारी संस्कृति से संबंधित गीत गाएं, ठीक है। तो उनकी झिझक और संकोच को दूर करके उन्हें मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर देता है। तो बालकों को गीत गाने के अवसर देने चाहिए। शिक्षक को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि संगीत बालकों की आयु योग्यता स्तर के अनुसार हो, ठीक है, अन्यथा वह अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक स्तर पर बालकों को पशु पक्षियों संबंधित तुकबंदियाँ या कविताएं बड़ी प्रिय लगती है। बालक बड़े चाव से गाते फिरते हैं। तितली आई, रंग बिरंगी तितली आई, वर्षा आई, पूरब से पूर्वाई आई, कारे भूरे बादल लाई, हम सबको खुश करने आई, है ना। ऐसे गीत क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। एक और पोएम है जैसे, कोवा काला कोयल काली, कोयल को हम पास बुलाए, कोए को हम दूर भगाए, हाँ, ऐसी पोएम होती है प्राथमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर जब बच्चों का मानसिक स्तर भी बढ़ जाता है और उनमें समझ भी उत्पन्न हो जाती है, उस समय क्या होता है कि इस स्तर पर बालकों को साहसी वीरों, साहसिक घटनाओं के वर्णन संबंधी गीत बड़े प्रिय लगते हैं। हल्दी घाटी का वर्णन, महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी के शौर्य की कविताएं बालकों को बड़ी प्रिय लगती है। वे ऐसे अनेक गीतों को कंठस्थ करके बड़े प्रेम से गाया करते हैं। देखिए, बूंदे लेहर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कितना जोश आया, ठीक है ना। ये देशभक्ति की और जोश के साथ बोली जाती है। अब उच्च स्तर पर बच्चे कैसे होते हैं? उच्च स्तर पर बालक इस प्रकार की कविता और गीतों को अधिक पसंद न करके प्राय ऐसी कविता और गीतों को अधिक पसंद करते हैं जहां उनकी कल्पना को अधिक से अधिक खुराक मिल सके। इस स्तर पर प्रकृति की गहराई में पहुंचने, गहन भावों से संबंधित गीतों की अभिव्यक्ति विद्यार्थियों को अधिक रुचिकर प्रतीत होती है। शिक्षक को चाहिए कि वह इस गुण के विकास के लिए उनकी अधिक से अधिक सहायता करें। इस स्तर पर पढ़ी हुई कविताओं की अभिव्यक्ति ही नहीं अपितु बालकों की स्वरचित कविताओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भी छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, है ना। चौथा पॉइंट क्या है? अंत्याक्षरी प्रतियोगिता। अंत्याक्षरी को सामान्यतः सभी जानते हैं, फिर भी इस प्रतियोगिता में प्रतियोगिताओं को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक पक्ष का कोई भी प्रतियोगी उस अक्षर से प्रारंभ होने वाले पद या पद्यांश को बोलता है जिस अक्षर पर उसे विपक्षी दल के बालक ने अपना पद समाप्त किया था। इसमें बालक अधिक से अधिक मौखिक कविताएं कंठस्थ कर लेते हैं, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि विपक्षी दल किस अक्षर पर अपने पद या पद्यांश को समाप्त करेगा। इसमें शब्दों के सही उच्चारण पर यथेष्ट बल दिया जाता है, अतः प्रतियोगी शब्दोच्चारण का विशेष ध्यान रखते हैं। अभिनय करने में बालकों को विभिन्न पात्रों के संवाद, परिसंवाद बांट दिए जाते हैं, है ना। हर बालक को एक, जैसे किसी को झांसी रानी बना दिया तो झांसी रानी के जो भी वाक्य हैं, जो भी संवाद है वो उसे याद करेगा। किसी को शिवाजी बना दिया तो शिवाजी के संवाद याद करेगा। राणा प्रताप बना दिया, राणा प्रताप के संवाद याद करेगा, ठीक है ना।
तो अभिनय करने में बालकों को विभिन्न पात्रों के संवाद परिसंवाद बांट दिए जाते हैं। वे उचित तैयारी के साथ इन संवादों को जन समुदाय के समक्ष बोलना सीखते हैं। ऐसा करने से उनके उच्चारण भी शुद्ध होते हैं तथा संकोच और झिझक भी दूर होती है। अभिनय छोटी कक्षाओं तक सफल रूप से कराए जा सकते हैं। नाटकों का खेला जाना मौखिक अभिव्यक्ति का एक उत्तम साधन है। छठी जो बात है वो है आशु भाषण प्रतियोगिता। ठीक है, आशु भाषण में ये होता है बच्चों की जैसे एक बाउल है, उसमें छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पर कुछ शब्द लिख दिए, ठीक है ना। उन शब्द की उस कागज़ की घड़ी करके उसको उस बाउल में डाल दिया। ऐसे कई छोटे छोटे पर्चियाँ हमने बनाई, उसमें कुछ शब्द लिखे पर्चियों पे और उनकी घड़ी की और बाउल में डाल दिया। फिर बालक से कहा कि तुम उठ के आओ और इसमें से एक पर्ची निकालो। जो बालक उस पर्ची को निकालता है उसके उस पर्ची में जो शब्द होता है उस पर उसको 2 मिनट 5 मिनट ऐसे समय तय किया जाता है, तो वो उसमें उसको बोलना रहता है उस अक्षर के ऊपर जो पर्ची में उसको निकलता है, ठीक है ना। वो होता है आशु भाषण। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 6, आशु भाषण प्रतियोगिता। ये भाषण का परिवर्तित रूप है। भाषण में पूर्व तैयारी की जा सकती है, किंतु इसमें उसी समय सोचकर अपने विचार अभिव्यक्त करने होते हैं। अवस्था के अनुसार बोलने वाले को विषय का बोलने से 5 मिनट पूर्व तक पता नहीं रहता। बोलने वाले विषय की एक सूची तैयार करके पूर्णतः गुप्त रखा जाता है। वक्ता स्टेज पर आकर अपनी पत्रिका या पर्ची उठाता है, विषय पर सोचता है और 2 से 5 मिनट तक सोचता है। फिर विषय के पक्ष विपक्ष में जो भी उसे बोलना होता है बोलता है। आशु भाषण में न केवल अभिव्यक्ति का ही विकास होता है अपितु कल्पना शक्ति, चिंतन और त्वरित बुद्धि का भी विकास होता है, ठीक है ना। अगला है वाद विवाद प्रतियोगिता। जैसे कोई टॉपिक ले लिया नारी के ऊपर कि नारी को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो एक पक्ष तो लगेगा कि बालिका को पढ़ना चाहिए, नारी की महिलाओं की भी पढ़ाई जरूरी है, और दूसरा पक्ष उस पर विवाद करेगा कि नहीं, बालिकाओं को नहीं पढ़ना चाहिए या उनके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है ना। तो उसे बोलते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता। यह विधि अंत्याक्षरी प्रतियोगिता के समान ही है। इसमें भाग लेने वाले निर्धारित विषय के पक्ष विपक्ष में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ बालकों की कल्पनाशीलता का यथेष्ट विकास होता है। इस प्रकार के आयोजनों के लिए यदि सप्ताह का कोई भी दिन नियमित रूप से निर्धारित कर दिया जाए तो बालकों की अभिव्यक्ति का समुचित विकास किया जा सकता है। यह विधि छोटे स्तर के बालकों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटे स्तर के जो बालक हैं वो इतनी समझ नहीं रखते हैं। इसलिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चे या महाविद्यालय स्तर के बच्चे इस चीज़ वाद विवाद प्रतियोगिता में अधिक भाग लेते हैं, ठीक है। पॉइंट 8, विचार गोष्ठी एवं कवि सम्मेलन। विचार गोष्ठी में बालक किसी समस्या या विषय पर अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, है ना। हर बालक अपने अपने विचार, अपनी थीम, अपने जो सोच है समझ है उसके अनुसार अपने विचार प्रकट करता है। इसमें कोई भी बालक भाग ले सकता है। इस प्रकार का विचार विमर्श यदि प्रत्येक कक्षा में समस्यात्मक विषयों को लेकर किया जाए तो बालकों को बोलने का अवसर अधिक मिलता है। बालकों को इस प्रकार के आयोजनों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला पॉइंट है समीक्षा। इसमें बालक का एक ही विषय या पुस्तक का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात उसके गुण दोषों पर विचार करते हैं। यह भ्रम है कि बालक गुण दोषों की सही से व्याख्या परख नहीं कर सकते। बहुत से कहते हैं कि बालक क्या गुण दोष बताएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, बालक भी गुण दोष बता सकते हैं। वो भी पुस्तक पढ़ के उसकी सही और गलत का फैसला कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ विचारणीय यह है कि किसी भी विषय या पुस्तक को पढ़ने के पश्चात वे किसी न किसी निष्कर्ष पर अवश्य पहुँचते हैं। उनका निष्कर्ष दूसरे लोगों की दृष्टि से भले ही ठीक न हो, लेकिन वे उनका तर्कसंगत उत्तर भी दे सकते हैं। यही समीक्षा है। समीक्षा प्राय उच्च कक्षाओं में संभव है, फिर भी माध्यमिक शालाओं के छात्रों में इस प्रवृत्ति का बीजारोपण किया जा सकता है। यह बालकों की अभिव्यक्ति, कल्पना, विवेक तीनों के विकास में बहुत ही अधिक सहायक है और शिक्षकों को प्रारंभ से ही बालकों में यह प्रवृत्ति डालनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इनसे काफ़ी सहायता मिलेगी। अन्य क्वेश्चन लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।